हेलो गाइस, इस वीडियो में DBMS के ट्रांजैक्शन के बारे में सीखेंगे। इस पर 5 से 10 कभी-कभी 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जनरल भाषा में ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है किसी एक अकाउंट से पैसे को निकालना और किसी दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना, या कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे आप कोई सामान परचेज करते हैं तो पैसे का जो ट्रांसफरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। लेकिन डेटाबेस में ट्रांजैक्शन का कुछ और तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और ये ट्रांजैक्शन किसी एक काम को करने के लिए, किसी टास्क को पूरा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन इस सिंगल टास्क में कई डिफरेंट सब टास्क और ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, जो कि एक ट्रांजैक्शन हो सकता है, पैसे से विड्रॉल, एटीएम से पैसे को विड्रॉ करना, तो आप एटीएम में जाते हैं, वहाँ पे कार्ड को इंसर्ट करते हैं। ये मेरा पहला ऑपरेशन हो गया। कार्ड के इंफॉर्मेशन को रीड कर वेरिफिकेशन होता है, ये अलग ऑपरेशंस हो गए। देन आपसे पिन मांगा जाता है, ये थर्ड ऑपरेशन हो गया। अगेन आपसे ये डिफरेंट किस अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना है, सेविंग है, करंट है, क्या है, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस वहाँ पे हम लोग करते हैं। फिर वेरिफिकेशंस होती है और सारे, तब आप अमाउंट डालते हैं, और अमाउंट डालने के बाद अमाउंट मिलता है, और इसके बाद आप अपना स्लिप प्रिंट करने के लिए कहते हैं तो स्लिप प्रिंट करता है, और आप अपना एटीएम कार्ड लेकर के वापस आते हैं। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में कई डिफरेंट टास्क हो गए। इसी तरह से डेटाबेस में जब ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं तो यहाँ भी कई डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, और वे सारे ऑपरेशन मिलकर एक सिंगल ट्रांजैक्शन का काम करते हैं। तो ट्रांजैक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ ट्रांजैक्शन इज ए सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट आर ऑल लॉजिकली रिलेटेड in a database management system. It is a logical unit of work that consists of one or more database operations. अब यहाँ पर जो ऑपरेशंस होते हैं डेटाबेस में, वो रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, इंसर्ट, कमिट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, रोल बैक, ये सब डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, executed as a single unit. The main objective of transaction is to ensure data integrity, consistency, and reliability, even in the event of failures such as system crashes or power outages. यदि कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है और इस बीच में यदि किसी तरह का सिस्टम क्रैश हो गया या फेल कर गया, तो आपका डेटा कंसिस्टेंट रहे, उसमें डेटा इंटीग्रिटी हो और करेक्ट हो, ये सब का एश्योरेंस हमारा ट्रांजैक्शन देता है। अब इस ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, उस ऑपरेशंस में मेनली हम यूज़ करेंगे रीड, राइट, कमिट और रोल बैक। वैसे सेलेक्ट, इंसर्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ जो ट्रांजैक्शंस का है, इस 4 मेन ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे, रीड, राइट, कमिट और रोल बैक के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी के अकाउंट ए से अकाउंट बी में हम मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये मेरा एक टास्क होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ अमाउंट फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। अब अकाउंट ए से अकाउंट बी में यदि हम अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो पहले हमें अकाउंट ए के बैलेंस को और अमाउंट को रीड करना होगा। तो इसको रीड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रीड ए। अब ये जो अमाउंट हमारे पास आया, इसको रीड किया। अब इसमें कितना अमाउंट हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो इस अमाउंट में एक ए नाम का वेरिएबल हम बनाते हैं, जो प्रोग्राम वेरिएबल के नाम से जाना जा सकता है। इसमें से हम जो भी अमाउंट डिडक्ट करना चाहते हैं उसको हम घटा देंगे, और ये जो अमाउंट डिडक्ट हुआ, इस अमाउंट को हम फिर राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 ऑपरेशन यूज कर लिया। सबसे पहले
ए के अकाउंट को हमने रीड किया, उसके बैलेंस में 50 को घटाया और फिर इसको राइट किया। अब राइट करने के बाद अब नेक्स्ट वर्क होगा कि बी के अकाउंट से बी के अकाउंट का बैलेंस रीड करना होगा। तो हम इस बी के अकाउंट को रीड किया, आरबी रीड बी, और अब इसमें वो अमाउंट जिसको हमने डिडक्ट किया था उसको ऐड कर देंगे और फिर इसको राइट करेंगे। अब यहाँ पर राइट करते वक्त, राइट करने के बाद अभी तक ये जो सारे काम हो रहे थे, ये सारे काम हमारे मेमोरी में हो रहे हैं और यहाँ एक सिंगल टास्क है और वो टास्क है अकाउंट ए से 50 रुपीज़ को निकालकर अकाउंट बी में ऐड करना है। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे हमने 6 डिफरेंट ऑपरेशंस को यूज़ किया। सबसे पहले अकाउंट ए को रीड किए, इसमें से 50 को डिडक्ट किया, देन इसको राइट किए और इसके बाद अकाउंट बी को रीड किया, इसमें 50 को ऐड किया और फिर बी के अकाउंट को राइट किया। और ये सारा काम हमारा किसी लोकल मेमोरी में हो रहा है। लोकल मेमोरी जो कि मेन मेमोरी का एक पार्ट होगा, जिसको कि हम लोग बफर कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, लॉग, जिस तरह का ऑपरेशंस है, टेक्निक हम यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं, जिसमें से कि बफर, कैश और लॉग होता है। ये हमारा लोकल मेमोरी है। तो जैसे ही हमने यहाँ से अकाउंट, सपोज ए के पास यदि 100 रुपीज़ था और बी के अकाउंट में 300 रुपीज़ है, तो जैसे ही हमने रीड ए किया, हमारे डेटाबेस में ए का जो भी अकाउंट होगा, ए का जो भी अकाउंट है, उससे वो अपने एक मेमोरी या प्रोग्राम वेरिएबल ए में इसको स्टोर किए, जो कि हमारा 100 है। और अब हम कह रहे हैं कि इसमें से 50 घटा दो, तो अब ए के पास 50 माइनस करने के बाद यहाँ पर 50 रुपीज़ ए में करेंट बैलेंस रहेगा, जिसको कि हम कह रहे हैं कि राइट कीजिए। तो ये राइट हमारा इस लोकल बफर मेमोरी में होगा और अभी भी डेटाबेस में हमारा ए के अकाउंट में 100 ही पड़ा हुआ है और बी के अकाउंट में 300 है। तो जब हम बी के अकाउंट को रीड किए तो 300 हमारे इस लोकल मेमोरी में आ गए और यहाँ पर बी की वैल्यू हमारी 300 है। इस 300 में हमने कुछ अमाउंट ऐड किया, जिससे कि बी की वैल्यू अब हमारे पास 350 होगी और फिर हमने राइट किया। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू 350 और ए की वैल्यू 50 होगी। ये सब हमारे लोकल मेमोरी में हुआ। अभी तक हमारे डेटाबेस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ, 100 और 300 ही है। ड्यूरिंग दीज ऑपरेशंस, यदि कहीं पे कोई सिस्टम फेल या सॉफ्टवेयर फेल या किसी तरह का कोई फेलियर होता है, तो हमारे डेटाबेस में इस सारे ऑपरेशंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सारा काम हमारे लोकल मेमोरी में हो रहा है। जैसे ही हम यहाँ से फेलियर होता है तो हम यहाँ एक ऑपरेशन यूज करते हैं जिसको कहते हैं रोल बैक। तो यदि हम रोल बैक कर दें तो जो भी ऑपरेशंस हमारे लोकल मेमोरी में हुआ है वो सारे ऑपरेशंस हमारे डिलीट होंगे और यहाँ जो डेटा रीड किया था हमने वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा फिर से। लेकिन डेटाबेस अभी भी वही रहेगा जो पहले था और बी में 300 होगा। तो इस तरह से ये हमारे डेटा में कंसिस्टेंसी लाता है। लेकिन यदि किसी तरह का कोई फेलियर नहीं होता है, हम रोल बैक नहीं करते हैं, हमारा ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम लास्ट ऑपरेशन यूज करेंगे कमिट। अब जैसे ही हम कमिट करते हैं, हमारे लोकल मेमोरी में जो भी फाइनल वैल्यू होगा, लाइक ए का 50 और बी का 350, वो इस जगह पे राइट हो जाएगा। तो इस तरह से डेटाबेस में आपका ए का वैल्यू अब 50 और बी का वैल्यू अब 350 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ये एग्जांपल इसलिए दिए कि एक ट्रांजैक्शन है जिसमें हमने कहा कि सेट ऑफ ऑपरेशंस आर ऑल लॉजिकली रिलेटेड इन ए डेटाबेस।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे ऑपरेशंस लॉजिकली रिलेटेड हैं और ये सब एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म कर रहे हैं। और ट्रांजेक्शन में हमारा टास्क था ए के अकाउंट से अमाउंट को बी के अकाउंट में ऐड करना था। तो ये ट्रांसफर करने का जो काम था, इसी के लिए हमने ये ट्रांजेक्शन्स लिखा और ये ट्रांजेक्शन्स हमारा परफॉर्म। यहाँ पर अभी तक हम सिंगल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम एक से अधिक ट्रांजेक्शन्स सेम आइटम पर और डिफरेंट आइटम पर, यहाँ हमारा आइटम था ए और बी, तो हम सेम आइटम पर भी डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को चला सकते हैं और डिफरेंट आइटम पर भी ऑपरेशंस को चला सकते हैं। तो ये सारी डिफरेंट और मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स कैसे हम हैंडल करेंगे, जिसको हम कंकरेंसी या कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में, कंकरेंट ट्रांजेक्शन्स के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन है ट्रांजेक्शन क्या है। तो ट्रांजेक्शन्स एक ऐसा सेट ऑफ ऑपरेशंस है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर अमाउंट का ट्रांसफर हमने दिखाया। तो यहाँ जो भी ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं उसमें जो मेन ऑपरेशंस है वो मेन ऑपरेशंस हमारा रीड ऑपरेशन होता है। दिस ऑपरेशन रीड्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड देन स्टोर्स इट इन द बफर इन मेन मेमोरी। ये हमारा मेन मेमोरी है, जिस मेन मेमोरी में हमारा ट्रांजेक्शन्स भी लिखा जा रहा है और बफर भी यहाँ यूज किया जा रहा है। बफर भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, लॉग भी हो सकता है। तो हमारे ट्रांजेक्शन्स में जैसे रीड आया, रीड ए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे आर ए, स्टैंड फॉर रीड ए। हमारे पास ट्रांजेक्शन में जैसे रीड हुआ, हमारा ऑपरेशंस, फर्स्ट ऑपरेशंस हुआ डेटाबेस से ए का जो भी वैल्यू है उसको लेकर के बफर में स्टोर कर देना। अब ये रीड ऑपरेशन के बाद कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी हमारा वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम राइट करेंगे। तो यहाँ पर दिस ऑपरेशन राइट्स द अपडेटेड डेटा बैक टू द बफर इन द मेन मेमोरी। ट्रांजेक्शन्स में हमने रीड ए दिया जो डेटाबेस से वैल्यू को लेकर के हमारे बफर मेमोरी में लाया, जो हमारा इनिशियली 100 था। और इस ट्रांजेक्शन्स में नेक्स्ट ऑपरेशन हमने कहा कि भाई a इक्वल टू ए प्लस 50 को ऐड कर दीजिए। तो अब इस a की वैल्यू जो कि एक प्रोग्राम का वेरिएबल्स है उसमें 150 बन जाएगा। और फिर हमने कहा कि इसको राइट कीजिए। तो ये राइट हमारे डेटाबेस में नहीं होकर के इस बफर में जहाँ पर 100 था वहाँ पे राइट होगा और ये अब a की वैल्यू 150 बन जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन्स में हमारे ऑपरेशंस लिखे जा रहे हैं जो कि हमारे मेन मेमोरी में होंगे और ये बफर भी हमारा मेन मेमोरी का पार्ट होगा, जिसको कि हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स में कि इसका डिटेल्स मेथड क्या है और कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रीड किया ए को, जिसमें इनिशियली इसका वैल्यू था 100 जो ऊपर हमने दिखाया, और रीड के बाद हमने कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया a इक्वल टू प्लस 50। तो a की वैल्यू 150 हो गई और जैसे ही हमने राइट किया ये a का वैल्यू हमारे इस बफर में लिखा गया। डेटाबेस अभी भी चेंज नहीं हुआ, डेटाबेस में जो प्रीवियस वैल्यू था वही अभी भी है। लेकिन इसके बाद यदि किसी तरह का कोई फेलियर होता है, यदि किसी तरह का कोई सिस्टम में फेलियर हो जाए या सॉफ्टवेयर फेलियर हो जाए या किसी तरह का फेलियर होता है तो हम यहाँ से रोल बैक करेंगे। रोल बैक करने का मीनिंग हो गया कि हम जो चेंज किए थे बफर में उस बफर की वैल्यू को हम फिर से प्रीवियस वैल्यू पर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ जो काम हुआ ये सारे काम आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और बफर में फिर वही पुरानी वैल्यू रह जाएगी और डेटाबेस जैसे था वैसे ही होगा रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जो हम इसमें परफॉर्म करते हैं वो है मेरा कमिट ऑपरेशन। जैसे ही हम यहाँ पे कमिट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो
जो भी हमारे पास बफर में है, यदि किसी तरह का कोई फेलियर नहीं हुआ तो राइट के बाद हम कमिट करेंगे, और जब तक हम कमिट नहीं करेंगे डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो राइट करने का मीनिंग, ये जो वैल्यू हमने चेंज किया ये वैल्यू हमारे बफर में लिखा गया, और जैसे ही हम कमिट करते हैं बफर में जो भी वैल्यू है वो हमारे डेटाबेस में अपडेट हो जाता है। So commit operation, this operation writes the final data of the buffer to the database, और बफर से ये डेटाबेस में फाइनली ट्रांसफर हो गया। लेकिन कमिट के पहले यदि किसी तरह का कोई फेलियर होता है तो रोल बैक होगा, और रोल बैक में हमारा बफर में जो भी चेंजेज हुआ है वो हमारा फिर से इनिशियल वैल्यू जो हमने रीड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं जनरली, और भी अदर ऑपरेशंस यूज करेंगे, लेकिन मेन टास्क हमारे ट्रांजैक्शंस और कंकरेंट ट्रांजैक्शंस में इन्हीं 4 ऑपरेशंस का होगा। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ट्रांसफर एन अमाउंट ₹100 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी व्हेन a इक्वल टू 200 एंड b इक्वल टू 500। हमारा एक ट्रांजैक्शन चल रहा है जिसको T1 कह रहे हैं। इसने पहले ए के अमाउंट को रीड किया, 200 हो गया, और इसमें से 100 को माइनस किए, तो अब ए की वैल्यू हो गई 100। 200 माइनस 100, 100। देन हमने ए की वैल्यू को राइट कर दिया, यानी हमारे लोकल मेमोरी में या बफर मेमोरी में 100 राइट हो चुका है। देन हमने बी की वैल्यू को रीड किया और इसमें 100 वैल्यूज ऐड कर दिए, तो बी की वैल्यू थी 500 जो कि हमारे डेटाबेस से आया था, और इसमें 100 ऐड करने के बाद 600 हुआ, इसको हमने फिर राइट कर दिया। तो ये हमारे ट्रांजैक्शन हो गए, और इस ट्रांजैक्शन में जो टास्क था ट्रांसफर एंड अमाउंट फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, वो सिंगल टास्क इतने डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ परफॉर्म हो गया। कमिट करने के पहले यदि किसी तरह का कोई फेलियर होता है तो हम रोल बैक करेंगे, और यदि किसी तरह का कोई फेलियर नहीं हुआ तो हम कमिट करेंगे। तो कमिट करने से ए का वैल्यू, इनिशियली ए का वैल्यू 200 था, बी का वैल्यू 500 था, लेकिन कमिट के बाद यदि यहाँ पे हम कमिट यूज कर दें, किसी तरह का कोई फेलियर नहीं हो, तो अब ए की वैल्यू 100 हो जाएगी और बी की वैल्यू 600 हो जाएगी। हर ट्रांजेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसमें जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं वो है हमारा एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड प्रॉपर्टीज आर अप्लाइड टू ईच ट्रांजेक्शन, जितना भी ट्रांजेक्शन है उस पर इस एसिड प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक। Atomic property ensures the execution of either all or none operations of the particular transactions। इस ट्रांजेक्शन में यदि हमारा सारा ऑपरेशंस एक्सिक्यूट किया और ऑपरेट हुआ तो हम कमिट करेंगे, और यदि किसी तरह का कोई फेलियर हो गया तो इसमें जितने भी ऑपरेशंस हुए थे इस सारे ऑपरेशंस को हम रिमूव कर देंगे। इसीलिए एटॉमिक कहता है कि एक्सक्यूशन ऑफ आइदर ऑल और नन ऑपरेशंस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शंस में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वे सारे के सारे ऑपरेशन एक्सिक्यूट होंगे, या इसमें से कोई भी एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एटॉमिक, जो कि एसिड का पहला प्रॉपर्टीज है। Then the consistency property ensures that the sum of data items before the transaction starts and after the transaction completes remains the same। इस ट्रांजेक्शन के स्टार्ट होने के पहले ए की वैल्यू थी 200 और बी की वैल्यू थी 500, टोटल हमारे पास 700 था। ये एक्सक्यूशन के पहले का हमारा सम है बिफोर ट्रांजेक्शन स्टार्ट्स। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है और कमिट करते हैं तो हमारा ए और बी का जो अपडेटेड वैल्यू है वो भी इसी के बराबर होगा, 100 प्लस 600 700। तो ट्रांजैक्शंस के बिफोर और आफ्टर जो हमारा वैल्यू था वो दोनों सेम है। इस प्रॉपर्टी को हम कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एसिड प्रॉपर्टीज के 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी था एटॉमिक,
सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ कंसिस्टेंसी, और थर्ड प्रॉपर्टी है आई इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर इस एसिड प्रॉपर्टीज के थर्ड प्रॉपर्टीज है, जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं, जब कंकरेंट प्रोसेस चलते हैं तो कई डिफरेंट टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ये जितने भी टास्क हैं इसके अपने ऑपरेशंस होंगे, इसके अपने ऑपरेशंस होंगे, और ये सारे ऑपरेशंस एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगे, सेपरेटेड होंगे। यानी इस ऑपरेशन का इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए और इस ऑपरेशन का इफेक्ट इस पे नहीं आना चाहिए। ये इंडिविजुअल है, लेकिन काम तीनों का हम साइमल्टेनियसली करेंगे, और इस काम को करने के लिए हम लोग डिफरेंट शेड्यूल्स बनाते हैं। पहले T1 को हमें एक्सिक्यूट करना है, या T2 को करना है, या T3 को, तो इसके कई डिफरेंट शेड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे पहला शेड्यूल हो सकता है हम T1 को एक्सिक्यूट करें, देन T2 को एक्सिक्यूट करें, और बाद में T3 को एक्सिक्यूट करें। या ऐसा भी हो सकता है आप T2 को पहले एक्सिक्यूट कर लें, T1 को उसके बाद एक्सिक्यूट करें, और T3 को इसके बाद एक्सिक्यूट करें। ये सीरियल ऑर्डर में हो रहा है। एक टास्क, एक ट्रांजेक्शन के कंप्लीट होने पर दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि T1 का कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर लें, फिर T2 का कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, देन अगेन T1 का ऑपरेशन परफॉर्म करें, देन T3 का ऑपरेशन हम परफॉर्म करें, और फिर T2 का ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म करें। तो ये इस तरह से यदि हम अपने ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करते हैं तो इसको कहते हैं नॉन सीरियल ट्रांजेक्शन्स, तो नॉन सीरियल शेड्यूल। तो ये हमारा सीरियल शेड्यूल हो गया, और ये हमारा हो गया नॉन सीरियल शेड्यूल। तो दोनों तरह के शेड्यूल्स होते हैं, और दोनों ही शेड्यूल्स में हमें इस एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना होता है। जनरली जो सीरियल शेड्यूल्स होते हैं वो हमारा करेक्ट होता है, लेकिन जब हम कंकरेंटली डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स को एक्सिक्यूट कर रहे हो, यानी कुछ टास्क हम ट्रांजेक्शन 1 का करें, फिर T2 ट्रांजेक्शन 2 का करें, फिर ट्रांजेक्शन 1 का, फिर ट्रांजेक्शन 3, इस तरह से यदि हम मैनेज करें अपने ट्रांजेक्शन्स के ऑपरेशंस को, तो ये शेड्यूल हमारा कहलाएगा नॉन सीरियल शेड्यूल। अब दोनों ही केस में इस एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो कराना है। एसिड में ए की मीनिंग हो गई एटॉमिक प्रॉपर्टी, सी का मीनिंग हो गया कंसिस्टेंसी, आई का मीनिंग हो गया आइसोलेशन। हम भले ही इन सबों को इंटरलीव फॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन ये सभी इंडिविजुअली वर्क करेंगे। यदि इंडिविजुअली वर्क, नॉन सीरियल में भी इंडिविजुअली वर्क होता है, तो हम कहते हैं कि ये सारे ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं। और डी का मीनिंग होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग हो गया कि डेटाबेस में जो भी हम अमाउंट ऐड किए हैं या जो भी अपडेट किए हैं वो ड्यूरेबल हो, यानी ऐसा नहीं कि अभी हमने जो अपडेट किया वो बाद में चेंज हो जाए। ठीक उसी तरह से जैसे आपका मैट्रिक का या किसी क्वालिफिकेशन का कोई मार्क्स दिया हुआ है, तो आपने 91 में यदि एग्जाम दिया और उसमें फर्स्ट किए, तो ये हमेशा के लिए वो फर्स्ट ही रहेगा। इसी को कहते हैं ड्यूरेबिलिटी कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि डेटाबेस में एक काम कर दिया और उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बाद में चेंज हो जाए। हम अलग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, किसी दूसरे एग्जाम में हमारा ये रिजल्ट अलग हो सकता है, लेकिन उस एग्जाम का ये फाइनल रिजल्ट एक बार यदि आ गया तो ये परमानेंट होगा और हमेशा रहेगा। ठीक उसी तरह से किसी ट्रांजेक्शन्स पे, किसी ट्रांजेक्शन से हमने किसी डेटाबेस को अपडेट किया, तो जब तक ये डेटाबेस चल रहा था, चलने के बाद यदि हमने कमिट कर दिया तो वो वैल्यू ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी अगला जब तक हम कोई इस पर ट्रांजेक्शन नहीं करें तब तक ये वैल्यू रहना चाहिए हमारे डेटाबेस में, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन्स पर ये यूज होगा। अभी हमने बताया कि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स भी हो सकते हैं।
तो सिंगल ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टीज ऑलरेडी परफॉर्म होते हैं, लेकिन यदि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हो रहा हो तो वैसे केस में हमें उस सारे ट्रांजैक्शंस की शेड्यूल करनी होती है। और ये शेड्यूल दो तरह का हो सकता है, या तो सीरियल शेड्यूल हो सकता है या नॉन सीरियल शेड्यूल, जिसको हम कंकरेंट शेड्यूल भी कर सकते हैं या पैरेलल शेड्यूल भी कर सकते हैं। तो यदि सीरियल शेड्यूल में हम काम करें तो हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशंस में कहीं कहीं पे हमें आईओ रिक्वायरमेंट होता है, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट होता है और कहीं पे सीपीयू का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, ऊपर के इस ट्रांजैक्शंस में जैसे ही हमने रीड किया तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ। जिस वक्त इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है उस वक्त सीपीयू आइडियल है, कोई काम नहीं हो रहा है। और जब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त यहाँ पे सीपीयू का यूटिलाइजेशन हो रहा है, और इस वक्त हमारा इनपुट आउटपुट सिस्टम आइडियल बना हुआ है। तो ये दो रिसोर्स होते हैं, सीपीयू और आईओ। जब हम अपने ट्रांजैक्शंस में कोई काम करते हैं तो कभी हमारा सीपीयू बिजी होता है, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी होता है। यहाँ पर फिर राइट किया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो गए, रीड किए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हुआ, और ये ऐड किया तो यहाँ पे सीपीयू हो गए। इसी तरह से हर एक ट्रांजैक्शंस में होते हैं, और यहाँ पर फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो गए। तो यदि हम किसी ट्रांजैक्शंस में देखें तो दो तरह के जनरली रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, आइदर इनपुट आउटपुट रिसोर्स या सीपीयू को। तो इसी चीज को यदि हम सीरियल वे में करते हैं तो जिस वक्त इनपुट आउटपुट काम कर रहा है सीपीयू हमारा आइडियल है और ये टाइम मेरा लॉस हो रहा है। यदि इस वक्त हम किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का सीपीयू ऑपरेशन स्टार्ट कर दें और जिस वक्त फर्स्ट का इनपुट आउटपुट चल रहा हो उस वक्त हम दूसरे ट्रांजैक्शन का सीपीयू डाल दें, तो ये जो टाइम हमारा वेस्ट जा रहा था, सीपीयू का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, उस वक्त हम सीपीयू को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी चीज को यहाँ पर दिखाया हमने कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस ट्रांजैक्शंस में इनपुट आउटपुट सीपीयू और इनपुट आउटपुट होते हैं। तो यदि हमारे किसी ट्रांजैक्शंस में इनपुट आउटपुट है, फिर सीपीयू है और फिर इनपुट आउटपुट है, तो 3 ऑपरेशन है, 3 यूनिट हमारा टाइम लगेगा। अब दूसरे ट्रांजैक्शन में भी यदि इनपुट आउटपुट सीपीयू है और इनपुट आउटपुट है, तो यदि एक ट्रांजैक्शन के बाद हम दूसरे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करें, यानी T1 के बाद हम T2 को स्टार्ट करें, तो T1 में 3 यूनिट्स टाइम लगेंगे और इसी तरह से T2 में भी हमारे पास 3 यूनिट्स टाइम लगेंगे। तो ये जो हमारा शेड्यूल होगा ये सीरियल शेड्यूल कहलाएगा। लेकिन इसको यदि हम नॉन सीरियल कर दें यानी कंकरेंट कर दें, तो कंकरेंट कहने का मीनिंग हो गया कि ट्रांजैक्शन T1 का फर्स्ट टाइम में हम इनपुट आउटपुट यूज किया, सेकेंड यूनिट में हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन का सीपीयू यूज कर रहे हैं और इस वक्त हम दूसरे ट्रांजैक्शन का इनपुट यूज कर लें तो दोनों ही रिसोर्स हमारा यूटिलाइज होगा। और थर्ड यूनिट टाइम में हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इनपुट आउटपुट यूज कर रहे हैं, इस वक्त हमारा सीपीयू फ्री है, आइडियल है, तो हम उस वक्त T2 का सीपीयू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन फिनिश हो गया तो T2 का इनपुट आउटपुट ट्रांजैक्शन फोर्थ यूनिट में यूज कर लें। तो इसी T1 T2 को यदि हम सीरियल वे में एक्सिक्यूट करें, सीरियल शेड्यूल में एक्सिक्यूट करें, तो हमें टोटल 3 + 3 6 यूनिट टाइम लगेगा, रिक्वायर्ड 6 यूनिट्स ऑफ टाइम। लेकिन इसको नॉन सीरियल कर दें यानी दोनों को कंकरेंट चला दें, पैरेलली चला दें, तो जिस वक्त फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इनपुट आउटपुट हो रहा है उस वक्त T2 का सीपीयू यूज करेंगे, जिस वक्त T1 का सीपीयू यूज हो रहा है उस वक्त हम दूसरे ट्रांजैक्शन का इनपुट आउटपुट परफॉर्म करें, तो दोनों रिसोर्स हमारा सेम टाइम में यहाँ पर बिजी हो जाएगा। और इस तरह से यदि हम पैरेलली कंकरेंट यूज करें यानी नॉन सीरियल शेड्यूल यूज करें तो यही दोनों ट्रांजैक्शंस 4 यूनिट्स में ही हमारा फिनिश हो जाएगा।
तो इस तरह से कंकरेंट शेड्यूल बनाने से हमें फ़ायदा है कि इसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कराना और उसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इससे हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है और सीरियल शेड्यूल में हमारा परफॉर्मेंस डिक्रीज करता है। तो रियल लाइफ में यदि हम हर ट्रांजैक्शन को सीरियली यूज करें, इट विल टेक मोर टाइम, बट इफ वी perform all the transactions in a concurrent manner or in non-serial manner, then it will increase the efficiency of the system और ये हमारे रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। इसलिए जनरली हम अपने रियल लाइफ में कंकरेंट शेड्यूल ही बनाते हैं और कंकरेंट शेड्यूल बना करके हम अपने टाइम और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं, टाइम को रिड्यूस करते हैं, परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हमारी एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।